तो 136 सीटों के साथ न सिर्फ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस, बल्कि बहुमत के आंकड़े से आप समझिए 23 ज्यादा सीटें, क्योंकि 113 है मैजिकल फिगर। मतलब आज कर्नाटक में कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल करके इतिहास बना दिया। 136 सीटें हासिल करके, नीचे जो फिगर है इस वक्त आप देख रहे हैं, बीजेपी से दोगुनी से भी ज्यादा। बीजेपी 65, कांग्रेस 136 सीटें हासिल करके शानदार जीत दर्ज की है। मतलब सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, और ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ही खूबसूरती है कि यहां पर निष्पक्ष तरीके से चुनाव, और कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल करके 136 सीटें हासिल की है। ये समझिए, हाल ही के वर्षों में कांग्रेस की यह सबसे बड़ी प्रचंड जीत है, 136 सीट। अब सवाल तो सबके जहन में आएगा, तो क्या आप कांग्रेस के नेता विदेशों में जाकर भारतीय लोकतंत्र खतरे में कहना, क्या अब बंद कर देंगे? मतलब शायद अब वो चीजें अब शायद बंद हो जाएंगी। तो क्या अब लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विपक्ष का विश्वास शायद अब बहाल हो जाएगा? इसी लोकतंत्र के दम पर कांग्रेस को शानदार जीत मिली है, इसी लोकतंत्र के दम पर। लेकिन क्या यह जीत अब चुनावी प्रणाली पर सवाल उठाने की रीत पर ब्रेक लगा पाएगी? ये जहन में सवाल होगा। तो क्या अब ईवीएम पर विपक्ष का शक हमेशा हमेशा के लिए क्या अब दूर हो जाएगा? क्योंकि इस ईवीएम के दम पर कांग्रेस पार्टी ने यह बड़ी जीत हासिल की है। एक और सवाल, चुनाव आयोग बार बार लिटमस टेस्ट देता है ना, क्या चुनाव आयोग को लिटमस टेस्ट में अब पास मान लिया जाएगा? क्या अब ईवीएम पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस की चिट्ठी को कांग्रेस क्या वापस ले लेगी? वैसे आपको बता दें, रणदीप सुरजेवाला ने, कांग्रेस पार्टी ने 8 तारीख को चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी कि दक्षिण अफ्रीका से ईवीएम लाए गए हैं। अब वो क्या चिट्ठी वापस ली जाएगी हमें नहीं पता। क्या अब कांग्रेस चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक उन सूत्रों के नाम सार्वजनिक कर देगी जिन्होंने ईवीएम्स के दक्षिण अफ्रीका से लाने का दावा किया था? ये चुनाव आयोग ने चिट्ठी लिखकर बोला था कि आप उन सूत्रों के नाम सार्वजनिक करिए। क्या अब कर्नाटक में एंटी कन्वर्जन बिल वापस हो जाएगा? क्या अब बजरंग दल पर बैन लग जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या अब राहुल गांधी विपक्ष को पीएम के चेहरे के तौर पर स्वीकार होंगे? क्योंकि राहुल गांधी की जीत बताई जा रही है, कांग्रेस पार्टी बता रही है राहुल गांधी की जीत, भारत जोड़ो यात्रा की जीत। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत तो बहुत शानदार हुई है, कोई डाउट नहीं है। 136 सीटों पर झंडा गाड़ के कांग्रेस ने अपनी ताकत, पूरी ताकत दिखाई। लेकिन इससे विपक्ष मजबूत होगा या फिर विपक्ष में कहीं फूट तो नहीं पड़ जाएगी? क्योंकि कांग्रेस का कद बढ़ गया, आप समझिए। अब राहुल गांधी की उम्मीदें और बढ़ेंगी। तीसरे मोर्चे में अब वो खुद को जूनियर पार्टनर के तौर पर अब कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। तो क्या नीतीश, ममता, केजरीवाल, उद्धव, अखिलेश जी, शरद पवार जैसे नेता राहुल गांधी को अपना नेता स्वीकार कर लेंगे? लेकिन यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, 136 सीट। वैसे अभी जो हमने जो ये हेलीकॉप्टर उड़ाया, इसमें आगे हमने बैठाया डीके शिव कुमार को। अब पता नहीं डीके शिव कुमार आगे बैठेंगे या सिद्धरमैया आगे बैठेंगे, हमें नहीं पता। लेकिन ये 136 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी ने रचा इतिहास। मेरे साथ शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त लाइव यहां स्टूडियो में मेरे साथ है। शहजाद, बहुत बहुत स्वागत। सुब्रांश राय, कांग्रेस पार्टी के नेता है, सुब्रांश आपका बहुत बहुत स्वागत। राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाटी साहब बहुत बहुत स्वागत। संगीत रागी मेरे साथ है, रागी जी आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शहजाद, क्या हो गया? मतलब 65 आपको जितनी मिली उससे दोगुनी से भी ज्यादा कांग्रेस पार्टी, 136, क्या हो गया? कहां तो मतलब काफी समय हो गया, थोड़ा एनालिसिस आपने कर लिया होगा शहजाद, कहां चूक हुई, क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले तो विनम्रता पूर्वक जो भी जनता का आदेश कर्नाटका में आया है उसको हम स्वीकारते हैं, और साथ ही उत्तर प्रदेश में भी जो प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग वहां पर जीते हैं नगर निगम, नगर निकाय के चुनाव में, तो उसका भी हम स्वागत करते हैं। हाँ, कहीं पर गलती हुई है, इसका हमें आभास है। मैं एक आपको बता सकता हूं कि देखिए, वैसे तो एंटी इनकम्बेंसी का चुनाव बताया जा रहा था, वैसे हमारा जितने 100 लोगों ने में से 36 लोगों ने वोट किया था 2018 में, आज भी वो बरकरार है। हाँ, पर जो ट्रांसफरेबल वोट बैंक टू अदर्स है, टीवीटी, उसमें अगर आप देखें तो सीधे सीधे जेडीएस का जहां पर 4.5-5% वोट घटा है, उतना ही कांग्रेस का उसी अनुपात में बढ़ा है। और वही रीजन में जहां पर जेडीएस सबसे ज्यादा मजबूत थी, ओल्ड मैसूरू में, वहां पे 20 सीट कांग्रेस की बढ़ी है। इसका मतलब कि सीधे खुलेआम जो थोक की तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस ने की कि हम एक एसडीपीआई से गठबंधन करेंगे, धर्मांतरण का कानून हटा देंगे, उसका उनको सीधा फायदा हुआ है। तो 20 माइनस कर दीजिए कांग्रेस की, तब भी 116 है शहजाद।
नहीं नहीं, मैं 20 वो मैं एक 20 को रीजन माइनस की कर बात देता कर रहा हूं। हूँ, मैं तो उदाहरण के तौर पर कह रहा था। वैसे 16 सीटें हैं, आपको भी पता होगा, जेडीएस की 16 सीटें इधर आई हैं कांग्रेस के खाते में, तो 16 क्या 20 भी माइनस कर दीजिए 6-7, फिर भी 116 है। देखिए, और 35 बीजेपी की गई है उधर। देखिए इसमें जहां पर कांग्रेस को एक वर्ग का वोट जो उनको पूरा होल स्केल ट्रांसफर हुआ है, उसकी वजह से जहां पर कांग्रेस आमतौर पर बीजेपी के खिलाफ हारती थी, वहां पर उनको सीधा सीधा बेनिफिट हुआ। इसमें शर्म की बात थोड़ी है महसूस करने की। कांग्रेस पार्टी ने जो खुलेआम सरेआम तुष्टीकरण का कार्ड खेला, उसका उसको सीधा फायदा हो, उसको स्वीकारना चाहिए। आज तो मैं सिर्फ 3-4 सवाल ये पूछूंगा कि पहली बात, जो लोकल चुनाव कल तक ये कह रहे थे, आज इसका नेशनल इंप्लीकेशन कैसे बना दिया इन लोगों ने। दूसरी बात, 24 में जो ये लोग अब कह रहे हैं कि 24 की दस्तक है, तो 2018 में जब इन्होंने चोर दरवाजे से सरकार बनाई थी, तो 2019 में कर्नाटका में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, तो 2024 में इसके ही परिणाम ऐसे ही होंगे। ये देखना, ये मुझे लगता है कि अपने आप को बहुत आगे ले जाना है। तीसरी बात, अगर ये कह रहे हैं, अभी आचार्य जी और बाकी लोगों ने कहा कि विश्व स्तरीय ये चुनाव का एक नतीजा पहला है, तो मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, शुभ्रांश जी बहुत ही पढ़े लिखे गंभीर व्यक्ति है, इस पूरे चुनाव का उत्तर प्रदेश में कितना इजाफा हुआ वोटों में कि आज कांग्रेस पार्टी अपने आप को न्यूमेरो उनो घोषित कर दिया है विपक्षी एकता का। उन्होंने कहा हम ही हैं, बाकी पानी कम है। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या समाजवादी पार्टी को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है सब जगह से, क्या इन्होंने टीएमसी को रिजेक्ट कर दिया है, बीआरएस को रिजेक्ट कर दिया है, ऐसा है तो बताएं। और चौथी बात और आखिरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जो एक प्रकार से राजनीति कर रही है, तुष्टीकरण की राजनीति, उसका सीधा परिणाम आज दिखाई दे रहा है, पर यह लॉन्ग टर्म की नहीं है, शॉर्टकट की पॉलिटिक्स है, इसका भी उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आचार्य जी, पहली बात तो तुष्टीकरण की जीत ये बीजेपी कह रही है, शहजाद कह रहे हैं, मगर मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल सीधा सा है, जो वादे किए गए थे अब वो पूरे करेगी कांग्रेस, जिसमें सबसे बड़ा वादा बजरंग दल पर बैन। क्या बजरंग दल पर बैन लगाएगी कांग्रेस आचार्य जी? गौहत्या के कानून को निरस्त करना, बजरंग दल पर बैन लगेगा आचार्य जी? देखिए अमन चोपड़ा जी, पहली बात यह है कि उत्तर प्रदेश के निकाय के चुनावों में जो बीजेपी को जीत मिली है, मैं उसकी बधाई देना चाहता हूं खुले दिल से। और दूसरी बात यह है कि कर्नाटक की जनता ने जो विश्वास, कर्नाटक की जनता ने जो अपना स्नेह, जो आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को दिया है, उसके लिए कर्नाटक की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और ये जो जीत है कर्नाटक की, ये प्रियंका गांधी के संकल्प की जीत है, ये राहुल गांधी के त्याग और तपस्या की जीत है, ये सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद की जीत है, खड़गे जी के अनुभव की जीत है, सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार की मेहनत की जीत है, और साथ ही साथ करोड़ों कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं की भावनाओं और प्रार्थनाओं का प्रतिफल है, फल है, जो लोग ये मान रहे थे कि भाई अब बीजेपी को हराना बड़ा मुश्किल है। तो मैं ऐसा मानता हूं अमन जी कि ये बहुत बड़ा दिन है। और उत्तर भारत के अंदर हिमाचल प्रदेश जो हमारा देवभूमि माना जाता है, उत्तर भारत के शिखर राज्य और दक्षिण भारत के कर्नाटक में दोनों जगह कांग्रेस ने बीजेपी से सत्ता को छीना है जनता के आशीर्वाद से। तो इसका इम्पैक्ट देश की राजनीति पे पड़ना सुनिश्चित है। अब 2024 पे कितना पड़ेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन एक सवाल मैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता से करना चाहता हूं कि अगर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी जीत जाती तो उसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को मिलता, तो अब जो हारी है इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अच्छा, वैसे कर्नाटक जिम्मेदारी किसकी है? वो तो जीत का श्रेय किसको जाता है, प्रियंका जी को, राहुल जी को? क्योंकि आपने शब्दों में थोड़ी चतुराई की, आपने कहा राहुल का तो त्याग, प्रियंका जी की संकल्प। तो राहुल जी का त्याग और प्रियंका जी का, राहुल जी का भी तो संकल्प था ना, या नहीं? राहुल जी का त्याग, प्रियंका जी का संकल्प। आपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर किया था। राहुल जी का भी संकल्प था या नहीं, या संकल्प से प्रियंका जी का था? देखिए अमन चोपड़ा जी, राहुल जी एक ऐसे पॉलिटिशियन है इस भारत के, ना भूतो ना भविष्यति, उन्हें सत्ता आए जाए, उन्हें इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो सेवा के लिए, और वो अपने जो उनका जो विचार है, उनका विचार क्या है? अच्छा, वो पीएम की रेस में नहीं है? करना उनकी प्राथमिकता है। पीएम वीएम नहीं बनना नहीं, वो कांग्रेस पार्टी के जब वो अध्यक्ष थे 2019 में, जब कांग्रेस पार्टी हारी, तो नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए एक अकेले पॉलिटिशियन वो थे राहुल गांधी, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, बाकी तो किसी ने दिया। नहीं आचार्य जी, मैं इसलिए बार बार सवाल पूछ रहा हूँ, आज सुबह से कांग्रेस के तमाम नेता बोल रहे हैं राहुल विल बी नेक्स्ट पीएम,
राहुल, आप कह रहे हैं उनको कोई हार जीत से नहीं फर्क पड़ता, लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं ही विल बी नेक्स्ट पीएम, तो उनको पीएम नहीं बनना है। नहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपने नेता के विषय में ये कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन राहुल गांधी जी सत्ता से ऊपर हैं, मैं ये कहना चाहता हूं। अगर वो ऊपर ना होते तो कांग्रेस की अध्यक्षता क्यों छोड़ते? अगर वो ऊपर ना होते तो नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए कांग्रेस के फायदा हुआ, इस्तीफा क्यों देते? छोड़ने से फायदा हुआ आपको? दिया था तो ये बात कही थी, उनकी अध्यक्षता कि मैं अब अध्यक्ष पद छोड़ने से आचार्य उन्होंने स्वीकार नहीं की। बिल्कुल ठीक बात। आचार्य जी, बस एक और सवाल फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं सुभ्रांशु, फायदा हुआ? बीजेपी कह रही है कि जैसे ही अध्यक्ष पद छोड़ा खड़गे जी बने और चुनाव जीत गए, तो राहुल जी की अध्यक्ष पद छोड़ने का क्या कांग्रेस को फायदा हुआ? घुमाइएगा नहीं, सीधा जवाब अगर आप दीजिएगा। इसको इस तरह से लें कि राहुल गांधी जी ने, अगर राहुल गांधी जी ने अपने उस कमिटमेंट को निभाया तो बड़ी बात हुई। फायदा हुआ उनका अध्यक्ष पद छोड़ने का? नहीं, उनके त्याग से कांग्रेस को मजबूती मिली। वहां मतलब उनके त्याग से फायदा हुआ, अध्यक्ष पद त्यागने से कांग्रेस को फायदा हुआ। आप उसे फायदा कह रहे हैं, मैं उससे कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिली। राहुल गांधी के अध्यक्ष पद को त्यागने से कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिली, ठीक? उनके त्याग से कांग्रेस को मजबूती त्याग मतलब मिली। अध्यक्ष पद त्यागने से कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिली ना? में है नहीं, नॉट ओनली अध्यक्ष पद, राहुल गांधी जी ने जो त्याग और तपस्या के रूप में अपने आप को स्थापित किया है, तपस्वी के रूप में स्थापित किया, उससे कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिली और कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिल रही है। मैं ये कहना लग रहा है राहुल जी को मार्गदर्शक मंडल में मतलब प्रियंका गांधी। अच्छा ठीक है, शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद सुभ्रांशु भाटी जी और रागी जी, जल्दी से शहजाद आप जवाब देना चाह रहे हैं। मेरा सवाल जो शुभकामना, हाँ, उसी के संदर्भ में, मैं आपके सवाल से कभी भागूंगा स्वामी जी कि आपका आशीर्वाद और आपका सवाल दोनों मेरे लिए स्वर्ण है। हार का सहरा किसके सर? आचार्य जी का सवाल है, हार का सहरा किसके सर? उसी के सर जो सहरा हार का उत्तर प्रदेश में प्रभारी के सर पे नहीं बनता। प्रियंका वाड्रा वहां की प्रभारी है, प्रियंका का संकल्प कर्नाटका में जिताता है, पर उत्तर प्रदेश में प्रियंका जो प्रभारी है उनका वहां पे संकल्प जो है वो गायब हो जाता है, तो वहां पर जो हार का जिम्मेदार है वही कर्नाटका में हार का जिम्मेदार है हमारे लिए। सेम टू सेम कर दीजिए उसको, मतलब यूपी में हार का सहरा प्रियंका जी के सर पर अगर है, नहीं वो माने पहले, जल्दी वो पहले मान ले, बताइए आचार्य जी। जो मानेंगे वो उसी को हम कर्नाटका में ओके कर देंगे। टिप्पणी छोटी। अच्छा ठीक है, संगीत रागी जल्दी से देखिए, फिर मैं सुभ्रांशु रागी जी। एक मिनट आचार्य जी, 30 सेकंड और बोलिए रागी जी। आचार्य जी ने बहुत गंभीरता से और बहुत एकदम चालाकी से बात की। उन्होंने कहा कि त्याग और तपस्या से कांग्रेस मजबूत हुआ है। राहुल के सफलता प्रियंका गांधी की रैली से मिली। उन्होंने सोच के बोला, मैंने उनको पता है, उनके शब्द, उनके चयन बिल्कुल सही थे। प्रियंका जी का संकल्प, राहुल जी का त्याग। राहुल जी ने अध्यक्ष पद त्यागा, कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिली। वो तो सोच समझ कर ही बोल रहे हैं, उन पे क्या डाउट करना। बहरहाल सुभ्रांशु, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। आचार्य जी मैं आपके पास लौट कर आऊंगा, पहले मैं सुभ्रांशु आपके पास, फिर मैं भाटी जी आपके पास। सुभ्रांशु, 136 इतनी तो उम्मीद नहीं थी, मतलब थी इतनी कि आ जाएगी, 140 वाली आ जाएगी। सुभ्रांशु ज्यादा हो गया थोड़ा। अमन, सनातन धर्म में दक्षिणमुखी हनुमान जी और दक्षिणमुखी शंख का बड़ा महत्व होता है। शायद ये बात शहजाद को नहीं पता होगी, लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से आपको जानकारी देता हूं। तो दो बड़ी बातें हैं हनुमान चालीसा में ना, अंत की 4 पंक्तियां होती हैं। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहि सुरभूप। इसका साफ साफ हिंदी में अर्थ होता है ये कि बजरंग बली को हृदय में बसाना होता है, तब बजरंग बली आपके साथ होते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने अपने हृदय में बजरंग दल को बसाया था। नरेंद्र मोदी जी ने अपने हृदय में अपने सूट बूट वाले क्रोनिक कैपिटलिस्ट दोस्तों को बसाया था। नतीजा यह हुआ कि बजरंग बली नाराज हुए और उठा के मारे गदा ऐसा कि जैसे त्रेता युग में रावण की वो सोने की लंका, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसे आप इस तरह से परिभाषित कर लीजिए कि संपन्नता का प्रतीक था, उसी तरह आज नरेंद्र मोदी के पास तमाम सारी शक्तियां थी।
ईडी सीबीआई से लेकर हर संसाधन, लेकिन बजरंग बली के गधे की चोट की वजह से ये जो आपके सामने नंबर दिख रहा है कि कंप्यूटर, ये आपके अपने चैनल के स्क्रीन पे जहां नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगना चाहिए वहां 40% वाले बुमई जी का आपने फोटो लगा रखा है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी, नहीं प्लीज अभी पूरा नहीं, आरोप नहीं, सामने किसका है? कोई बात नहीं। और एक मिनट, सामने कांग्रेस में किसका है? सिद्धारमैया का है। तो फिर यहाँ राहुल जी का लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए, राहुल जी का लगना बिल्कुल चाहिए। लगना चाहिए। अब अरे भैया वो अंत है। अब यहाँ अगर राहुल जी का लगा होता, सामने अगर बुमई, नहीं एक मिनट, नीचे किसका है? कांग्रेस में किसका है? आप ना मीडिया को ऐसे में कांग्रेस के सीएम का लगाए ना। ठीक है, कोई बात नहीं। अब